हाय गाइस, मैं मनोज शर्मा। मैं आज आप लोगों को मराठा पढ़ाऊंगा। मराठा पढ़ने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि मराठों का उत्कर्ष भारत में कैसे हुआ, किस तरह वह बिखरी हुई मराठा शक्ति एक भारतीय शक्ति के रूप में तब्दील हुई। सबसे पहले हम मराठों की भौगोलिक स्थिति, उसके बाद जिनके अधीन मराठा शक्ति उत्कर्ष में पहुंची, उनका अध्ययन करेंगे। आज हम देखते हैं मराठा शक्ति के उत्कर्ष और अवरोधक के रूप में क्या क्या अवयव थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मराठा जो बिखरी हुई शक्ति के रूप में मराठा क्षेत्र में फैली हुई थी, वह एकत्र हुई शिवाजी के अधीन। शिवाजी के साथ साथ वहां पर मराठा के 4 प्रमुख विद्वानों ने कहें या संतों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें समर्थ गुरु रामदास, वामन पंडित, एकनाथ एवं तुकाराम का नाम लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि मराठों की जो भौगोलिक स्थिति थी वह कैसी थी। मराठा क्षेत्र जो था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, अनुपजाऊ भूमि थी, नदी का तंत्र था और जंगल पर्याप्त मात्रा में फैला हुआ था। ये सारी जो भौगोलिक स्थितियां थी वह यह थी कि मराठा जो बिखरी हुई शक्ति है, उस बिखरी हुई शक्ति को मराठों में जुझारूपन लाने का कार्य किया। इसके साथ ही मराठा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण शारीरिक रूप से बलिष्ठ एवं स्वस्थ होते थे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में रहने के कारण मराठा छापामार युद्ध में पारंगत थे, जिसको गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो ये तो रॉ मटेरियल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इन मराठा क्षेत्र में कहीं प्रशासनिक अनुभव था कि नहीं। तो हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं। मराठों से जब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो हम बहमनी साम्राज्य को देखते हैं, जिनका विभाजन हो गया था 5 भाग में: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर एवं बरार। इन 5 में जो 3 राज्य थे वो पूरी तरह से सैनिक और असैनिक क्षेत्र में मराठों पर डिपेंड थे। कौन कौन भाई? तो बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। इन्हीं राज्यों में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले भी अपना प्रशासनिक योगदान दे रहे थे, दिए भी थे। तो प्रशासनिक और सैनिक अनुभव मराठों को दक्षिण के राज्यों से था। अब हम आते हैं जो मराठों में एकता का, राष्ट्रीयता का भाव भरने का कार्य किसने किया? तो इन संतों ने, जिन 4 संतों का हमने नाम लिया। अब ये रॉ मटेरियल तो था, अब इसको एकत्र कैसे किया जाए? तो एकत्र करने का कार्य सबसे पहले हम देखते हैं छत्रपति के अधीन। छत्रपतियों की एक हिरार्की आती है। यद्यपि कि उत्तर भारत की तरफ से मुगल शासकों ने महत्वपूर्ण अवरोधों का कार्य किया, लेकिन मराठा उससे रुके नहीं। 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जब उत्तरवर्ती मुगल शासक आते हैं, उसके बाद तो मराठा रुकने का नाम ही नहीं लिए। हम देखते हैं कि पहले छत्रपतियों का एक हिरार्की आता है। सबसे पहले हम देखते हैं शिवाजी, जिनका जन्म 1627 में हुआ था। जन्म हुआ, उसके बाद 1680 में मृत्यु हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जन्म के बाद विजय पताका उन्होंने फैलाना शुरू किया। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपना राज्याभिषेक इस बीच में नहीं किया। राज्याभिषेक कब कराया? जब खुद को पूरी तरह से मजबूत कर लिया, मराठा शक्ति को सुदृढ़ कर लिया, तब उन्होंने अपना राज्याभिषेक 1674 में कराया।
1674 में अपना राज्याभिषेक कराया, 2 बार राज्याभिषेक कराया, जिसका हम वर्णन विस्तृत रूप से जब शिवाजी को पढ़ेंगे तो बताएंगे। शिवाजी के 2 पुत्र 2 पत्नियों से, एक संभाजी बड़े पुत्र थे और छोटे पुत्र राजाराम थे। संभाजी दंभी थे, घमंडी थे। फलतः अपनी मृत्यु के समय शिवाजी उनको पन्हाला के किले में कैद कर दिए थे। मृत्यु के बाद राजाराम उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन संभाजी कैद से रिहा होकर के राजाराम को हटाकर खुद शासक बन गए। अब मराठा शासन व्यवस्था शिवाजी के बाद संभाजी के अधीन चलने लगा। संभाजी के अधीन भी मराठा शक्ति मुगलों के लिए, विशेषतः औरंगजेब के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही थी। औरंगजेब संभाजी को नियंत्रित करने के लिए एक अपना सेनापति मुकर्रम खां के अधीन सैनिक टुकड़ी भेजी। मुकर्रम खां ने कवि कलश और संभाजी सहित उनके जितने भी समर्थक थे उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर उनका खाल निकलवा लिया और उसमें भूसा भर दी। इतिहास की सबसे बर्बर हत्याकांड मानी जाती है। संभाजी के बाद अब हुआ भाई शासन व्यवस्था कौन संचालित करेगा? मराठों का, तो राजाराम। राजाराम की भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। राजाराम की मृत्यु हो जाती है मात्र 30 वर्ष की अवस्था में। अब कौन शासन व्यवस्था चलाएगा भाई? इधर राजाराम जब शासन व्यवस्था संचालन कर रहे होते हैं तब आपको संभाजी की पत्नी उनके सहयोग में रहती है। अब संभाजी के पत्नी और संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद में कर लिया जाता है। साहू मुगल कैद में, राजाराम मृत्यु। अब कौन शासन व्यवस्था चलाएगा मराठों का? तो राजाराम के अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से जो था उसने शासन का संचालन किया और संरक्षिका में ताराबाई थी जो राजाराम की पत्नी थी। बाद में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के बाद बाजीराव प्रथम मुगल शासक बनता है, तो उसने मराठों में फूट डालने के लिए मुगल कैद से साहू को रिहा कर दिया और रिहा करने के बाद दोनों में संघर्ष हुआ जिसमें साहू कामयाब हुआ। संघर्ष किसमें भाई? तो ताराबाई और साहू में। साहू कामयाब हुआ और मराठा शक्ति पूरी तरह से साहू के अधीन हो गई। अब यह अंतिम छत्रपति सिद्ध हुआ साहू के बाद हम देखते हैं कि पेशवा का शासन व्यवस्था चलता है। यद्यपि कि प्रमुख पेशवा बालाजी विश्वनाथ से चलता है। 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ शासन करते हैं। उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर बाजीराव जब पेशवा होते हैं उस वक्त 1750 में साहू और बाजीराव के मध्य एक संधि होती है जिसे संगोली की संधि कहते हैं। इस संधि के तहत ही अब पूरा शक्ति जो छत्रपति के अधीन था अब पेशवा के अधीन हो जाता है। अब यहां से पेशवा मराठा शक्ति का संचालन करते हैं और पेशवा के अधीन मराठों के शक्ति का विस्तार होता है। तो हम 2 पार्ट में मराठों को पढ़ेंगे, एक छत्रपति के अधीन और दूसरा पेशवा के अधीन। अब मराठा छत्रपति में हम प्रमुख रूप से शिवाजी को पढ़ेंगे। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था क्या था, शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। उसी तरह हम आगे जाएंगे, पढ़ेंगे पेशवा को और पेशवा किस तरह मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाए, यानी कि अहमद शाह अब्दाली तक, यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 तक किस तरह मराठा शक्ति अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और किसकी अधीन। आज इतना ही। थैंक यू। हाय गाइस, मैं मनोज शर्मा। मैं आज आप लोगों को मराठा पढ़ाऊंगा। मराठा पढ़ने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि मराठों का उत्कर्ष भारत में कैसे हुआ, किस तरह वह बिखरी हुई मराठा शक्ति एक भारतीय शक्ति के रूप में तब्दील हुई।
सबसे पहले हम मराठों की भौगोलिक स्थिति, उसके बाद जिनके अधीन मराठा शक्ति उत्कर्ष में पहुंची उनका अध्ययन करेंगे। आज हम देखते हैं मराठा शक्ति के उत्कर्ष और अवरोधक के रूप में क्या क्या अवयव थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मराठा जो बिखरी हुई शक्ति के रूप में मराठा क्षेत्र में फैली हुई थी, वह एकत्र हुई शिवाजी के अधीन। शिवाजी के साथ साथ वहां पर मराठा के 4 प्रमुख विद्वानों ने कहें या संतों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें समर्थ गुरु रामदास, वामन पंडित, एकनाथ एवं तुकाराम का नाम लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि मराठों की जो भौगोलिक स्थिति थी वह कैसी थी। मराठा क्षेत्र जो था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, अनुपजाऊ भूमि थी, नदी का तंत्र था और जंगल पर्याप्त मात्रा में फैला हुआ था। ये सारी जो भौगोलिक स्थितियां थी वह यह थी कि मराठा जो बिखरी हुई शक्ति है, उस बिखरी हुई शक्ति को मराठों में जुझारूपन लाने का कार्य किया। इसके साथ ही मराठा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण शारीरिक रूप से बलिष्ठ एवं स्वस्थ होते थे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में रहने के कारण मराठा छापामार युद्ध में पारंगत थे, जिसको गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो ये तो रॉ मटेरियल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इन मराठा क्षेत्र में कहीं प्रशासनिक अनुभव था कि नहीं। तो हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं। मराठों से जब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो हम बहमनी साम्राज्य को देखते हैं, जिनका विभाजन हो गया था 5 भाग में: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर एवं बरार। इन 5 में जो 3 राज्य थे वह पूरी तरह से सैनिक और असैनिक क्षेत्र में मराठों पर डिपेंड थे। कौन कौन भाई? तो बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। इन्हीं राज्यों में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले भी अपना प्रशासनिक योगदान दे रहे थे, दिए भी थे। तो प्रशासनिक और सैनिक अनुभव मराठों को दक्षिण के राज्यों से था। अब हम आते हैं जो मराठों में एकता का, राष्ट्रीयता का भाव भरने का कार्य किसने किया? तो इन संतों ने, जिन 4 संतों का हमने नाम लिया। अब ये रॉ मटेरियल तो था, अब इसको एकत्र कैसे किया जाए? तो एकत्र करने का कार्य सबसे पहले हम देखते हैं छत्रपति के अधीन, छत्रपतियों की एक हिरार्की आती है। यद्यपि कि उत्तर भारत की तरफ से मुगल शासकों ने महत्वपूर्ण अवरोधों का कार्य किया, लेकिन मराठा उससे रुके नहीं। 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जब उत्तरवर्ती मुगल शासक आते हैं, उसके बाद तो मराठा रुकने का नाम ही नहीं लिए। हम देखते हैं कि पहले छत्रपतियों का एक हिरार्की आता है। सबसे पहले हम देखते हैं शिवाजी, जिनका जन्म 1627 में हुआ था। जन्म हुआ, उसके बाद 1680 में मृत्यु हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जन्म के बाद विजय पताका उन्होंने फैलाना शुरू किया। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपना राज्याभिषेक इस बीच में नहीं किया। राज्याभिषेक कब कराया? जब खुद को पूरी तरह से मजबूत कर लिया, मराठा शक्ति को सुदृढ़ कर लिया, तब उन्होंने अपना राज्याभिषेक 1674 में कराया। 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया, 2 बार राज्याभिषेक कराया, जिसका हम वर्णन विस्तृत रूप से जब शिवाजी को पढ़ेंगे तो बताएंगे। शिवाजी के 2 पुत्र 2 पत्नियों से, एक संभाजी बड़े पुत्र थे और छोटे पुत्र राजाराम थे। संभाजी दंभी थे, घमंडी थे। फलतः अपनी मृत्यु के समय शिवाजी उनको पन्हाला के किले में कैद कर दिए थे। मृत्यु के बाद
राजा राम उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन संभाजी कैद से रिहा होकर के राजा राम को हटाकर खुद शासक बन गए। अब मराठा शासन व्यवस्था शिवाजी के बाद संभाजी के अधीन चलने लगा। संभाजी के अधीन भी मराठा शक्ति मुगलों के लिए, विशेषतः औरंगजेब के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही थी। औरंगजेब संभाजी को नियंत्रित करने के लिए एक अपना सेनापति मुकर्रम खां के अधीन सैनिक टुकड़ी भेजी। मुकर्रम खां ने कवि कलश और संभाजी सहित उनके जितने भी समर्थक थे उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर उनका खाल निकलवा लिया और उसमें भूसा भर दी। इतिहास की सबसे बर्बर हत्याकांड मानी जाती है। संभाजी के बाद अब हुआ भाई शासन व्यवस्था कौन संचालित करेगा? मराठों का तो राजा राम। राजा राम की भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु हो जाती है मात्र 30 वर्ष की अवस्था में। अब कौन शासन व्यवस्था चलाएगा भाई? इधर राजा राम जब शासन व्यवस्था संचालन कर रहे होते हैं तब आपको संभाजी की पत्नी उनके सहयोग में रहती है। अब संभाजी के पत्नी और संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद में कर लिया जाता है। साहू मुगल कैद में, राजा राम मृत्यु। अब कौन शासन व्यवस्था चलाएगा मराठों का? तो राजा राम के अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से जो था उसने शासन का संचालन किया और संरक्षिका में ताराबाई थी जो राजा राम की पत्नी थी। बाद में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के बाद बाजीराव प्रथम मुगल शासक बनता है। तो उसने मराठों में फूट डालने के लिए मुगल कैद से साहू को रिहा कर दिया और रिहा करने के बाद दोनों में संघर्ष हुआ जिसमें साहू कामयाब हुआ। संघर्ष किसमें भाई? तो ताराबाई और साहू में। साहू कामयाब हुआ और मराठा शक्ति पूरी तरह से साहू के अधीन हो गई। अब यह अंतिम छत्रपति सिद्ध हुआ साहू के बाद हम देखते हैं कि पेशवा का शासन व्यवस्था चलता है। यद्यपि कि प्रमुख पेशवा बालाजी विश्वनाथ से चलता है। 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ शासन करते हैं। उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर बाजीराव जब पेशवा होते हैं उस वक्त 1750 में साहू और बाजीराव के मध्य एक संधि होती है जिसे संगोली की संधि कहते हैं। इस संधि के तहत ही अब पूरा शक्ति जो छत्रपति के अधीन था अब पेशवा के अधीन हो जाता है। अब यहां से पेशवा मराठा शक्ति का संचालन करते हैं और पेशवा के अधीन मराठों के शक्ति का विस्तार होता है। तो हम दो पार्ट में मराठों को पढ़ेंगे, एक छत्रपति के अधीन और दूसरा पेशवा के अधीन। अब मराठा छत्रपति में हम प्रमुख रूप से शिवाजी को पढ़ेंगे। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था क्या था, शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। उसी तरह हम आगे जाएंगे, पढ़ेंगे पेशवा को और पेशवा किस तरह मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाए, यानी कि अहमद शाह अब्दाली तक, यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 तक किस तरह मराठा शक्ति अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और किसकी अधीन। आज इतना ही। थैंक यू। हाय गाइस, मैं मनोज शर्मा। मैं आज आप लोगों को मराठा पढ़ाऊंगा। मराठा पढ़ने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि मराठों का उत्कर्ष भारत में कैसे हुआ, किस तरह वह बिखरी हुई मराठा शक्ति एक भारतीय शक्ति के रूप में तब्दील हुई। सबसे पहले हम मराठों की भौगोलिक स्थिति, उसके बाद जिनके अधीन मराठा शक्ति उत्कर्ष में पहुंची उनका अध्ययन करेंगे। आज हम देखते हैं मराठा शक्ति के उत्कर्ष और अवरोधक के रूप में क्या क्या अवयव थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मराठा
जो बिखरी हुई शक्ति के रूप में मराठा क्षेत्र में फैली हुई थी, वह एकत्र हुई शिवाजी के अधीन। शिवाजी के साथ साथ वहां पर मराठा के 4 प्रमुख विद्वानों ने कहें या संतों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें समर्थ गुरु रामदास, वामन पंडित, एकनाथ एवं तुकाराम का नाम लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि मराठों की जो भौगोलिक स्थिति थी वह कैसी थी। मराठा क्षेत्र जो था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, अनुपजाऊ भूमि थी, नदी का तंत्र था और जंगल पर्याप्त मात्रा में फैला हुआ था। ये सारे जो भौगोलिक स्थितियां थी वह यह थी कि मराठा जो बिखरी हुई शक्ति है, उस बिखरी हुई शक्ति को मराठों में जुझारूपन लाने का कार्य किया। इसके साथ ही मराठा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण शारीरिक रूप से बलिष्ठ एवं स्वस्थ होते थे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में रहने के कारण मराठा छापामार युद्ध में पारंगत थे, जिसको गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो ये तो रॉ मटेरियल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इन मराठा क्षेत्र में कहीं प्रशासनिक अनुभव था कि नहीं। तो हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं। मराठों से जब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो हम बहमनी साम्राज्य को देखते हैं, जिनका विभाजन हो गया था 5 भाग में: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर एवं बरार। इन 5 में जो 3 राज्य थे वह पूरी तरह से सैनिक और असैनिक क्षेत्र में मराठों पर डिपेंड थे। कौन कौन भाई? तो बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। इन्हीं राज्यों में शिवाजी के पिता शाहजी भोसले भी अपना प्रशासनिक योगदान दे रहे थे, दिए भी थे। तो प्रशासनिक और सैनिक अनुभव मराठों को दक्षिण के राज्यों से था। अब हम आते हैं जो मराठों में एकता का, राष्ट्रीयता का भाव भरने का कार्य किसने किया? तो इन संतों ने, जिन 4 संतों का हमने नाम लिया। अब ये रॉ मटेरियल तो था, अब इसको एकत्र कैसे किया जाए? तो एकत्र करने का कार्य सबसे पहले हम देखते हैं छत्रपति के अधीन। छत्रपतियों की एक हिरार्की आती है। यद्यपि कि उत्तर भारत की तरफ से मुगल शासकों ने महत्वपूर्ण अवरोधों का कार्य किया, लेकिन मराठा उससे रुके नहीं। 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जब उत्तरवर्ती मुगल शासक आते हैं, उसके बाद तो मराठा रुकने का नाम ही नहीं लिए। हम देखते हैं कि पहले छत्रपतियों का एक हिरार्की आता है। सबसे पहले हम देखते हैं शिवाजी, जिनका जन्म 1627 में हुआ था। जन्म हुआ, उसके बाद 1680 में मृत्यु हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जन्म के बाद विजय पताका उन्होंने फैलाना शुरू किया। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपना राज्याभिषेक इस बीच में नहीं किया। राज्याभिषेक कब कराया? जब खुद को पूरी तरह से मजबूत कर लिया, मराठा शक्ति को सुदृढ़ कर लिया, तब उन्होंने अपना राज्याभिषेक 1674 में कराया। 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया, 2 बार राज्याभिषेक कराया, जिसका हम वर्णन विस्तृत रूप से जब शिवाजी को पढ़ेंगे तो बताएंगे। शिवाजी के 2 पुत्र, 2 पत्नियों से, एक संभाजी बड़े पुत्र थे और छोटे पुत्र राजाराम थे। संभाजी दंभी थे, घमंडी थे। फलतः अपनी मृत्यु के समय शिवाजी उनको पन्हाला के किले में कैद कर दिए थे। मृत्यु के बाद राजाराम उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन संभाजी कैद से रिहा होकर के राजाराम को हटाकर खुद शासक बन गए। अब मराठा शासन व्यवस्था शिवाजी के बाद संभाजी के अधीन चलने लगा। संभाजी के अधीन भी मराठा शक्ति मुगलों के लिए, विशेषतः औरंगजेब के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही थी।
औरंगजेब संभाजी को नियंत्रित करने के लिए एक अपना सेनापति मुकर्रम खां के अधीन सैनिक टुकड़ी भेजी। मुकर्रम खां ने कवि कलश और संभाजी सहित उनके जितने भी समर्थक थे उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर उनका खाल निकलवा लिया और उसमें भूसा भर दी। इतिहास की सबसे बर्बर हत्याकांड मानी जाती है। संभाजी के बाद अब हुआ भाई शासन व्यवस्था कौन संचालित करेगा? मराठों का। तो राजा राम। राजा राम की भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु हो जाती है मात्र 30 वर्ष की अवस्था में। अब कौन शासन व्यवस्था चलाएगा भाई? इधर राजा राम जब शासन व्यवस्था संचालन कर रहे होते हैं तब आपको संभाजी की पत्नी उनके सहयोग में रहती है। अब संभाजी के पत्नी और संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद में कर लिया जाता है। साहू मुगल कैद में, राजा राम मृत्यु। अब कौन शासन व्यवस्था चलाएगा मराठों का? तो राजा राम के अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से जो था उसने शासन का संचालन किया और संरक्षिका में ताराबाई थी जो राजा राम की पत्नी थी। बाद में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के बाद बाजीराव प्रथम मुगल शासक बनता है। तो उसने मराठों में फूट डालने के लिए मुगल कैद से साहू को रिहा कर दिया और रिहा करने के बाद दोनों में संघर्ष हुआ जिसमें साहू कामयाब हुआ। संघर्ष किसमें भाई? तो ताराबाई और साहू में। साहू कामयाब हुआ और मराठा शक्ति पूरी तरह से साहू के अधीन हो गई। अब यह अंतिम छत्रपति सिद्ध हुआ साहू के बाद हम देखते हैं कि पेशवा का शासन व्यवस्था चलता है। यद्यपि कि प्रमुख पेशवा बालाजी विश्वनाथ से चलता है। 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ शासन करते हैं। उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर बाजीराव जब पेशवा होते हैं उस वक्त 1750 में साहू और बालाजी बाजीराव के मध्य एक संधि होती है जिसे संगोली की संधि कहते हैं। इस संधि के तहत ही अब पूरा शक्ति जो छत्रपति के अधीन था अब पेशवा के अधीन हो जाता है। अब यहां से पेशवा मराठा शक्ति का संचालन करते हैं और पेशवा के अधीन मराठों के शक्ति का विस्तार होता है। तो हम दो पार्ट में मराठों को पढ़ेंगे, एक छत्रपति के अधीन और दूसरा पेशवा के अधीन। अब मराठा छत्रपति में हम प्रमुख रूप से शिवाजी को पढ़ेंगे। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था क्या था, शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। उसी तरह हम आगे जाएंगे, पढ़ेंगे पेशवा को और पेशवा किस तरह मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाए, यानी कि अहमद शाह अब्दाली तक, यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 तक किस तरह मराठा शक्ति अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची और किसकी अधीन। आज इतना ही। थैंक यू।